प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लैक्स पर। और आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी का यह चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है जीव में जनन कैसे होता है। इस चैप्टर का पहला पार्ट अपलोड किया गया है, यह दूसरा पार्ट है और उम्मीद करता हूं इस दूसरे पार्ट में पूरी की पूरी तरह चैप्टर समाप्त कर दूंगा। और देरी ना करते हुए हम लोग आते हैं टॉपिक पर, क्योंकि कम समय में हमने पूरा चैप्टर कवर करने का रिकॉर्ड बनाया है। कोई ऐसा नहीं चैनल है जो कि कम समय में आपको इतना सारा चीज मैटर लिख के प्रोवाइड करवा पाए और आप रोक कर बहुत ही सुंदर से इसको नोट बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं और अपने भविष्य को संभाल सकते हैं। देरी ना करते हुए हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, पिछले स्लाइड में बताए हैं कि एक लिंगी क्या होता है, उभय लिंगी यानी द्विलिंगी क्या होता है। जिसमें एक लिंग पाया जाता है, जिसमें एक शुक्राणु या अंडाणु पाया जाता है, उसे एक लिंगी कहते हैं। जिसमें दोनों नर एवं मादा के दोनों का गुण पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। अब लिखेंगे पौधे में जनन क्रिया कैसे होते हैं, तो इसको हम पुष्पी पौधे में, देखिए यह 5 नंबर का आपका सवाल आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप समझिए। पुष्पी पादप में आपको कहेगा पौधे में लैंगिक जनन कैसे होता है, या कहेंगे पुष्पी पादप में लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन करेंगे, तो भी यही लिखेंगे। लिखेंगे पादप में लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन करें, तो भी यही लिखेंगे। उससे पहले आप लैंगिक जनन होता क्या है आप बढ़िया से फोटो में समझिए। हम आपको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम दिखाने के प्रयास करते हैं। देखिए आपको यहाँ हम आपको बहुत ही सुंदर से, या हम आपको इसका सारा भाग के बारे में हम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यह सबसे नीचे जो देख रहे हैं हम, जो देखिए कलम जो मेरा चल रहा है, यह जो भाग है यह फूल, और यह फूल जो देख रहे हैं यह फूल का सबसे निचला भाग पत्ती है। इसको हम कह रहे हैं बाह्यदल, इसको कहते हैं बाह्यदल। क्या कहते हैं, बाह्यदल। देखिए यह जो देख रहे हैं सबसे निचला भाग, इसको हम दूसरा कलर से ले लेते हैं जो कि आपको दिखाई दे। देखो इसको कहते हैं, यह जो हम रंगे हैं, यह जो हम रंगे हैं, यह जो पत्ती को हम कहते हैं बाह्यदल। इसको क्या कहते हैं, बाह्यदल। वो नहीं दिख रहा होगा तो यह तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, समझ गए, यह बाह्यदल होता है। और यह जो देख रहे हैं घेरा जैसन, देखिए ऐसे जो देख रहे हैं, यह जो घेला जैसन देख रहे हैं, यह जो है ना सुराही जैसन, यह देखिए यह इसको क्या कहते हैं, यह बनाना है आपको। कैसे फूल बनाना है वह भी बताएंगे, पहले आप समझिए। यह जो देख रहे हैं इसकी ऊपर की भाग जो है इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, इसको कहते हैं वर्तिकाग्र। याद रहेगा, 2-3 बार आप देखेंगे, इसको कहेंगे वर्तिकाग्र, इसको क्या कहेंगे, वर्तिकाग्र। यह जो डंटी जैसा है, यह जो डंटी यहाँ नीचे आया है, और यह जो है ये जो गोलका बीच में है, इस गोलाकार को यहाँ देखिए, इसको कहते हैं जयांग। इसको क्या कहते हैं, जयांक। यहाँ लिख देते हैं जयांक या जयांग, जयांग कहते हैं, जयांक, जयांक कहेंगे, क्वा लिखेंगे, जयांक, समझ गए। और उसके बाद यह जो देख रहे हैं ये पाइप जैसा जिससे होकर आएगा, तो इसको हम कहते हैं वर्तिका। इसको क्या कहते हैं, वर्तिका। अगर याद नहीं रहेगा तो हम इसको इस साइड लिख देते हैं वर्तिका। फिर से अभी ये बताएंगे, 1-2 बार बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। यह देखिए यह फूल का पत्ता है, यह बाहर वाला पत्ता है, इसको कहते हैं दल, इसको कहते हैं दल। पत्ता को दल, आई बाहर वाला पत्ता था तो इसको कहते हैं बाह्यदल। आई दोनों के पत्ता को समूह अगर कर देंगे तो बाह्यदल पुंज कहेंगे। तो इसी प्रकार कैसे कहते, देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते थे, उसी प्रकार पत्ती को समूह को हम बाह्यदल पुंज कहेंगे। तो उसके बाद यहाँ देख रहे हैं, यह जो देख रहे हैं यही है नर भाग, यही है नर भाग।
इसी को हम कहते हैं नरभाग, इसी को हम कहते हैं पुंकेश्वर। यह जो देख रहे हैं यह डंटी जैसा निकला हुआ पत्ती के, इसको हम कहते हैं परागकण। इसको क्या कहते हैं? परागकण। ये हुआ नरभाग, यह हुआ नरभाग। ये डंटी को कहते हैं पुंकेश्वर। क्या कहेंगे? पुंकेश्वर। यह जो डंटी देख रहे हैं इसको कहेंगे पुंकेश्वर। देखिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे कि इसको कहते हैं वर्तिका। वर्तिका समझ गए? वर्तिका क्लास लिख दे रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना ही आपको जानना है। और एक चीज और जानिएगा, यह गोलका भाग को कहते हैं अंडाशय। इस गोलका भाग को कहते हैं अंडाशय। बस इतना अगर जान गए तो आप पादप में जनन कैसे होता है 5 नंबर आपको आ जाएगा। तो नहीं समझे तो आप समझिए, हम आपको बना थोड़ा सा दिखाते हैं। आप कहिएगा सर कैसे फूल बनाएंगे? तो देखिए सबसे पहले 2 लाइन यहां पर दे दीजिएगा। 2 लाइन दिए, बस हो गया। इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे रख दीजिएगा। उसके बाद यहां पर थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा, इसको एक थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, जिस पर हम लोग यह जो है बनाएंगे, यह जो है घेला जैसा बनाएंगे, उसको हम रखेंगे। ऐसे रख लिया। आप थोड़ा सा बढ़िया बनाइएगा, इसको ऐसे कर दीजिए, हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक पत्ती देंगे जिसको बाह्यदल पुंज कहते हैं। यहाँ पर ऐसे करके एक पत्ती दे दीजिए, यहाँ पर ऐसे करके एक पत्ती दीजिए, दूसरा पत्ती दीजिए, तीसरा पत्ती दीजिए, समझ गए? उसी प्रकार यहाँ पर दूसरा पत्ती दीजिए, तीसरा पत्ती दे दिए, समझ गए? यह इसी में लाइन में टच रहना चाहिए, दूसरा लाइन नहीं। अगर चौथा पत्ती भी दीजिएगा दे सकते हैं, चौथा पत्ती भी दे। देखिए उम्मीद था इतना तो आपको बनाने आता होगा। हम पेड़ पर बना रहे हैं इसलिए सुंदर नहीं बन रहा है। अब देखिए इसका नामकरण कर देंगे, उसके बाद ही 5 नंबर मिलेगा। अब देखिए इसको बाहर वाला को, ये जो पत्ती है ये हरा रंग को पत्ती है, इसको हरा रंग जो पत्ती होता है इसको हरा रंग है। ये यह क्या है? हरा रंग है। इस हरे पत्ती को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बाह्य दल। बाह्य दल। ये दोनों पत्ती को मिला देंगे तो हम कहेंगे बाह्य दल पुंज, समझ गए? इतना लिख देंगे। उसके बाद यह सब पत्ती जो है बीच वाला, इसको हम दल कहेंगे। अब इसमें एक गोल जैसा बना देंगे जिसको हम कहेंगे अंडाशय। किसको कहेंगे? अंडाशय। इतना तो आप कह सकते हैं। और यह ऊपर वाला जो भाग है, यह जो देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, इतना तो कह सकते हैं। यह जो है सुराही जैसा, यह जो देख रहे हैं सुराही जैसा, यह जो सुराही जैसा देख रहे हैं, यह जो डंटी को हम इसको कहेंगे वर्तिका। इसको क्या कहेंगे? वर्तिका। आप इतना ही चीज लिखिएगा, ज्यादा आपको कुछ लिखने की, देखिए नहीं लिखा रहा था इसलिए हम वर्तिकाग्र, यहाँ वर्तिकाग्र कहेंगे, इसको कहेंगे वर्तिका। वर्तिका कहेंगे। आई ऊपर वाला भाग को वर्तिका, अगर इस डंटी को वर्तिका कहेंगे। अब जो यह जो देख रहा है घेला जैसा, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए? इसको हम कहेंगे अंडाशय। इसको क्या कहेंगे? अंडाशय। इसको तो अंडाशय बोल ही दिए, इसको हम क्या कहे? अंडाशय बोल ही दिए। इसको हम क्या कहे? जयांक बोलना है। सॉरी बच्चों, यह गलत हो गया, यह हम गलत कर दिए, यह हम आपका गलत कर दिए। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, 1 सेकेंड। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशानी होता है। लिखते हैं क्या, लिखा जाता है क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। मैं फिर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए इसको बाह्य दल कहेंगे, इसको तो आप समझ में आ गया होगा किसको हम बाह्य दल कहेंगे। यह जो नरभाग, यह जो ये जो बीच में देख रहे हैं, ये जो आप बीच में देख रहे हैं, इसको आप जयांक कहेंगे। यहाँ लिख देते हैं जयांक कहेंगे, जयांक कहेंगे। आप समझ में आ गया आपको। अब ऊपरी वाली भाग को हम कहेंगे वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र कहेंगे। और ये डंटी को हम ये कहेंगे, डंटी जैसा है, इस डंटी को हम कहेंगे वर्तिका। इसको कहेंगे वर्तिका,
वर्तिका। ऊपर वाले भाग को वर्तिका, डंटी जो है ये सुराही जैसा है, ये जो आ रहा है पाइप जैसा, इसको वर्तिका कहेंगे, इसको जयांक कहेंगे। ये अंडा जैसा जो दिख रहा है, ये घैला का जो पेंदी है, इसको कहेंगे अंडाशय। इसको क्या कहेंगे? अंडाशय कहेंगे। यह जो फूल का बाहर बड़ा भाग है तो दल कहेंगे। अब इसमें देखिए एक नर वाला भाग होता है, यह हो गया। यह फूल में ऐसे भी बनाना है आपको, यह छोड़ना नहीं है, हम बाद में बना रहे हैं तो यह नहीं सोचिएगा। यह जो नर वाला भाग है, यह इसको कहेंगे परागकण। यह जो है देख रहे हैं गोलका जो बना रहे हैं, इसको कहेंगे परागकण। ये जो परागकण जिसमें लगा हुआ है डंटी, इस डंटी को कहेंगे पुंकेसर। बस इतना कह दे रहे हैं, इतना बना दे रहे हैं तो आपका काम तमाम हो गया। बस इसके बारे में इसका क्या क्या काम है थोड़ा सा डिफिनेशन लिख देंगे तो आपका 5 का 5 नंबर आ जाएगा। अब इसके देखिए विस्तृत में देखेंगे। देखिए पुष्पी पादप क्या है? जिस पादप में फूल होता है उसे हम पुष्पी पादप कहते हैं। इसकी संरचना देखिए, बना दीजिए बगल में, उसके बाद लिखिएगा बाह्य दल। बाह्य दल के बारे में हम बताए थे, यह है बाह्य दल, हरा रंग का जो होता है यह बाह्य दल है। यह बाह्य दल के बारे में आपको हम बताते हैं। तो यह जो हरा दिख रहा है आपको, यह हरा, यह बाह्य दल है। तो बाह्य दल पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है, क्योंकि फूल का सबसे बाहरी चक्र। इसकी संरचना हरे होता है, छोटी पतली नुमा होता है, जिसे बाह्य दल के नाम से जाना जाता है। जब ये संयुक्त होते हैं तो बाह्य दल, मतलब ये दोनों को जब संयुक्त रूप से बोलेंगे तो हम कहेंगे बाह्य दल पुंज, कोई दिक्कत नहीं। इसका कार्य क्या है यह भी लिख देंगे थोड़ा सा। बाह्य दल के वर्षा तथा धूप से पुष्प की रक्षा करता है। यह बाह्य दल जो हरा होता है, इसका फूल को क्या करता है? वर्षा और धूप से इसको सुरक्षा प्रदान करता है। काहे कि देखिएगा सुबह में फूल जाता है और जैसे दोपहर होगा तो धूप से इसको ढक लेगा, वही हरा जो है इसको सुरक्षा प्रदान करता है। आगे हम देखेंगे दल चक्र। देखे थे दल चक्र? तो दल चक्र पुष्प का दूसरा चक्र कहलाता है, जो बाह्य दल पुंज के अंदर स्थित होता है। बाह्य दल चक्र के अंदर या ऊपर रंगीन पत्रों का एक चक्र होता है। इन रंगीन पत्रों को दल चक्र, दल पत्र कहते हैं, दल पत्र कहते हैं। यह प्रायः 2 से 6 ढलों का बना होता है। 2 से 6 दलों का बना होता है, ढलों का नहीं, दलों का बना होता है। यह परागकण हेतु कीटों को आकर्षित करता है। यह जो है ये परागकण हेतु कीटों को क्या करता है? आकर्षण करने की काम करता है। यह जो दल जो है यही परागकण के ऊपर बैठने के लिए आकर्षण करता है, समझ गए? दल के रंगीन होने के कारण कीटों को आकर्षण कर परागकण में सहायता करता है। देखिए यह यहाँ रंगीन होता है, यह क्या है? दल रंगीन होता है, जिसके कारण यहाँ नर भाग है, यहाँ पर बैठेगा तभी जाकर यहाँ इसके पैर में नर भाग सट जाएगा और यहाँ पर यही फूल पर जाकर यहाँ पर बैठ जाएगा, तो इसे कहेंगे स्वपर परागण। और यह फूल का नर भाग इस फूल पर जाकर यहाँ पर बैठ जाएगा, इसको तो हम कहेंगे पर परागण। समझ में आ गया? तो पर वह भी पढ़ेंगे। तो इसको यह जो दल होता है यह आकर्षण करने की काम करता है, समझ गए? यह दल होता है। तो पुमंग क्या है? पुंकेश्वर, पुमंग या पुंकेश्वर कहो। पुंकेश्वर पुष्प का वास्तविक नर जनन भाग होता है। यह जो पुंकेश्वर है, यह जो गोलका भाग है, हम अभी बताए हैं पुंकेश्वर कहलाता है। गोलका भाग क्या कहलाता है? पुंकेश्वर कहलाता है, जिसमें परागकण पाया जाता है। इसमें देखिए पुंकेश्वर में क्या लगा हुआ रहता है? परागकण रहता है। ये डंटी को पुंकेश्वर कहते हैं, यहाँ पर परागकण होता है, समझ गए? तो यहाँ देखिए तो यह पुष्प का तीसरा चक्र है, जो नर अंग का बना होता है। इसमें बहुत लंबी लंबी रचनाएं पाई जाती है, जिसके पुंकेश्वर कहा जाता है। पुंकेश्वर में एक द्विपालिका रचना पाई जाती है, उसे परागकोश कहा जाता है। यह जो गोलाकार रचना पाया जाता है इसे हम क्या कहते हैं? परागकोश कहा जाता है। परागकोश पतले लचीले तंतु के सिरे पर स्थित होता है। परागकोश में परागकणों की उत्पत्ति होती है। परागकोश, आप कोई भी फूल देखेंगे तो यह डंटी जैसा जो लटका हुआ रहा है, यहाँ गोल रहेगा, इसी को हम परागकोश कहेंगे या परागकण कहेंगे। अब जयांक या स्त्री केसर क्या होता है? यह जो बीच में भाग है इसमें, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? जयांक कहते हैं। इसको स्त्री केसर भी कहते हैं। तो सुनिए यहाँ
पौधे के मादा जनन अंग को ही जयांग कहते हैं, जो पुष्प के बीचों बीच में होता है। देखिए बताए थे, यह आराम से आप पढ़ के समझ सकते हैं, नहीं तो टाइम आपको आगे लगेगा। आप इतना बात लिख देते हैं 4 गो तो आपका 5 से 5 नंबर आराम से मिल जाता है। यह फिगर बना के वर्णन कर देंगे तो मिल जाएगा। इससे संबंधी आप कुछ और चीज देखेंगे, जैसे कि रासायनिक अनुवर्तन क्या है, ये हम आपको पूर्व में भी बताए हैं। जो बच्चा नहीं देखे हैं पहले वाला वीडियो वह देख लेंगे। तो पराग नलिका में पराग कणों की जो गति होती है उसे रासायनिक अनुवर्तन कहते हैं। देखिए यह फूल है, यहाँ पर कोई यहाँ नर भाग में बैठा, इस पर ही यह मधुमक्खी यहाँ बैठ गया तो यहाँ नर भाग यहाँ चिपक गया, चिपचिपा होता है। यह क्या होता है? चिपचिपा होता है वर्तिका। अभी यहाँ से जो यह गति होता है ना, यहाँ से जो गति करके यहाँ जयांक भाग तक आता है, नर भाग है जयांक, स्त्री केसर इसको भी कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो नर भाग का गति होता है, परागकण की गति होता है, इसी को हम कहते हैं रासायनिक अनुवर्तन। उसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अनुवर्तन। अब आइए परागन क्या है। पौधे में जब किसी पुष्प का परागन निकलकर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है, इस क्रिया को परागन कहते हैं। मतलब जो परागकण है वह पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। समझ गए? परागन की क्रिया 2 विधियों से होता है, यह हम बता चुके हैं। एक स्वपरागन, एक परपरागन। तो स्वपरागन परपरागन समझने के लिए समझिए, इसका परागकण अगर इसी पर जाकर बैठ जाए तो इसे स्वपरागन कहेंगे। यदि इसका परागकण इस पर जाकर बैठे मधुमक्खी तो इसको परपरागन कहेंगे। ऐसा ही परिभाषा आपका होगा। देखिए स्वपरागन किसे कहते हैं? जब परागकण किसी की क्रिया किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के, देखिए इसका परागकण इसी पर जाकर बैठ जाए, इसका परागकण ये है तो इसी पर जाकर हो जाए तो इसे स्वपर परागन है। इसका परागकण अगर मधुमक्खी जाके यहाँ बैठ रहा है तो इसको कहेंगे परपरागन। जब परागकण की किसी पुष्प की परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे पौधे के पुष्प पे पड़ता है तो उसे परपरागन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परपरागन, स्वपरागन। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए हम पढ़ेंगे उत्तक संवर्धन क्या है। क्या है उत्तक संवर्धन क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। यह एक प्रकार का पौधे में पेड़ पौधे में संपन्न होने वाली अलैंगिक प्रजनन है। कैसा है? अलैंगिक है, लैंगिक नहीं है, जिसमें पौधे को शीर्ष भाग के कृत्रिम या वैज्ञानिक तरीके से पोषक तत्व युक्त बर्तन में रखा जाता है, जिसके फलस्वरूप असंख्य कोशिकाओं के समूह का निर्माण होता है, जिसे कैलस कहते हैं। इसी कैलस के माध्यम से जड़ तना पत्ती का निर्माण होता है। इसके बाद इसे एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर प्रतिरोपित किया जाता है, जिससे एक नए पौधे का निर्माण होता है, जिसे उत्तक संवर्धन कहेंगे। तो समझिए, इसका मतलब आप नहीं समझे हैं तो आप समझे होंगे गांव घर में कहता होगा कलम की पौधे, मतलब जो लाते हैं ने पौधा से ही पौधा का निर्माण कर देना उत्तक संवर्धन कहलाता है। पौधा से ही अलैंगिक जनन होता है, इसमें 2 लिंग जीव नहीं होता, एक ही जीव भाग लेता है और एक ही जीव से दूसरा जीव का निर्माण कर देना ही उत्तक संवर्धन कहलाएगा। और आप बढ़िया से देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर से समझ में आ जाएगा। अब जो आपका जिसका इंतजार था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का रीड, जिसको हम कहते हैं मानव जनन तंत्र। अब मानव में जनन कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। मानव जनन तंत्र के भाग क्या होता है, मानव जनन तंत्र होता क्या है, यह सब हम लोग पढ़ेंगे। तो मानव एक लिंगी प्राणी है, यह बताए हैं। मानव द्विलिंगी प्राणी नहीं है, एक लिंगी प्राणी है, यह बात आप जान रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मानव कितना लिंगी प्राणी है, मानव कैसी है, तो कहिएगा एक लिंगी प्राणी है। समझ गए? तो इसको जानने से पहले हम समझेंगे पुरुष यौवना अवस्था आराम से आप क्या समझे। जब पुरुष यौवना अवस्था आराम से मतलब होता है जब कोई पुरुष जवान होता है, उससे आप क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं कि कोई आदमी अभी जवान हो गया, यौवन अभी प्रारंभ हो गया, उसका जवानी आ गया है,
तो यह समझने के लिए आप सब कुछ जान रहे हैं। आप देख सकते हैं जब नर का जनन अंग कार्य करना शुरू कर देता है उसे हम पुरुष यौवनावस्था कहेंगे। पुरुष मतलब नर, नर का जब जनन अंग काम करना स्टार्ट कर दे तो उसे हम कहेंगे पुरुष यौवनावस्था। ये सभी बालक में जनन अंग 12 से 13 वर्ष अवस्था में कार्य करना शुरू कर देता है, जिसे पुरुष यौवनावस्था कहते हैं। पुरुष के वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। वृषण से क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? मानव का जो लिंग होता है यहाँ पर 2 पाया जाता है, इसी को कहते हैं वृषण। यही वृषण से यह जो 2 पाया जाता है, इसी वृषण से इसी को कहते हैं वृषण। इससे एक हार्मोन स्रावित होता है, इसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। समझ गए? हार्मोन स्रावित होता है जो लैंगिक कार्य को दर्शाता है, जो लैंगिक कार्य को दर्शाता है। तो अब कहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा, पुरुष यौवना अवस्था के किन्हीं 4 लक्षण को लिखें। कैसे आप पता करेंगे कि वह यौवनावस्था में प्रारंभ होगी? उसका क्या लक्षण है, कैसे आप समझ सकते हैं? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि आवाज का भारीपन हो जाना। जब लड़का दिखेगा, बच्चा रहता, तो वो एकदम मधुर मधुर बात बोलेगा, और थोड़ा सा उम्र बढ़ते जाएगा ना, उसका आवाज में भारीपन हो जाता है। लेकिन लड़की में अलग होता है, लड़की में बचपन में भारी होता है, और जैसे जैसे बड़ा होगा उसका आवाज में है एकदम मधुरता आते जाता है। लड़का में उल्टा होता है, जब आवाज भारीपन हो जाए, कंधा चौड़ा होने लगे, देखिए कंधा जो होता है चौड़ा होने लगे, शरीर सुडौल एवं ताकतवर हो जाए, एकदम पूरा बड़ा हो जाए, तो दाढ़ी मोछ आना लगे। देखिए दाढ़ी मोछ जो किसी किसी को 12-14 वर्ष में आ जाता है, किसी किसी को 20 वर्ष में आता है, वो हार्मोन के कारण होता है। तो जनन अंग पर बाल आ जाना, जो जनन अंग है वृषण जो है, इस पर बाल आ जाना। आंख का बाल आना, कांख का बाल आना, कांख में जो है वो बाल आ जाना, तो हम समझ जाएंगे पुरुष का यौवनावस्था आ गया है। उसी प्रकार हम समझेंगे स्त्री यौवनावस्था से आप क्या समझते हैं? बहुत ही आसान से समझते हैं। जब मादा के शरीर का जनन अंग कार्य करना शुरू कर दे, उसे हम यौवनावस्था कहते हैं। जिसको कहते हैं मानसिक धर्म अगर शुरू हो जाए तो उसे हम कहेंगे वह स्त्री यौवनावस्था में आ गया है। तो स्त्री को बालिका वर्ग का भी 12 से 13 वर्ष में यौवनावस्था प्रारंभ हो जाता है। मादा अंडाशय भाग में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, यहाँ हार्मोन का स्राव होता है, जो लैंगिक कार्य को दर्शाता है, जैसे आवाज का मधुरता होना। इसका अगर स्त्री यौवनावस्था के लक्षण लिखेगा तो कहेगा आवाज का मधुरता होना। दूसरा नंबर में कहिएगा स्तन का विकास, जनन अंग पर बाल होना, कांख का बाल होना, नितंब का चौड़ा होना। नितंब कहा जाता है कमर के नीचे वाले भाग को, वह चौड़ा होना। मानसिक चक्र प्रारंभ होना, जिसको आप लोग रज्जो धर्म भी कहते हैं। मानसिक चक्र प्रारंभ हो जाएगा तो वह स्त्री को हम समझेंगे यौवनावस्था प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है। उम्मीद था आप लोग समझ गए होंगे। और आगे आइए, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कहेगा तो यह आप बना लीजिएगा। इसी को वृषण कहते हैं। यह जो दोनों देख रहे हैं यह वृषण कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो देखिए वृषण, यह नर का प्रथम लैंगिक जनन होता है, जिसकी संरचना अंडाकार होता है। देखिए जिसकी संरचना क्या है? अंडाकार होता है। इसमें इसकी संख्या 1 जोड़ा होता है, मतलब 2 होता है। तो उदर गुदा के बाहर थैली नुमा संरचना होता है। इसका प्रमुख कार्य शुक्राणु का निर्माण करना एवं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करना। इसका क्या काम है? शुक्राणु का निर्माण करना और टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का स्रावित करना। आगे आए, अधिवृषण क्या है? वृषण के संग्रह स्थान को अधिवृषण, वृषण को जो संग्रह स्थान है, यह जो देख रहे हैं ये वृषण जो है, इसका जो संग्रह स्थान है यह जो है, इसको अधिवृषण कहते हैं। शिश्न क्या है? इसकी संरचना मांसल होती है, जो हर्षण उत्तक का बना होता है। इसके सहारे ही मादा के योनि में इस हिस्सा को शुक्राणु को पहुंचाया जाता है। इस भाग को हम क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं। अब शुक्राशय क्या है? यह चिपचिपा पदार्थ को स्रावित करता है। शुक्राशय क्या है? यह चिपचिपा पदार्थ को स्रावित करता है। शुक्रवाहिनी नली क्या होता है? वृषण और
के जोड़ने वाली नलिका को शुक्रवाहिनी नली कहते हैं। देखिए वृषण और यह अधिवृषण है, इसके बीच में जो नली है इसी को कहते हैं शुक्रवाहिनी नली। इससे होकर शुक्राणु जाता है, इसलिए शुक्रवाहिनी नली कहते हैं। अब आइए पुरुष के बारे में इतना लिख देंगे तो भी यह पूछेगा तो 5 नंबर आपको मिलेगा। नर जनन तंत्र के बारे में इतना आप लोग लिख देंगे, थोड़ा सा चित्र बना देंगे, चित्र का वर्णन नहीं भी करेंगे तो चलेगा, नहीं तो वर्णन कर लीजिएगा। इसको वृषण कहते हैं, इसको अधिवृषण कहते हैं, इसको शिश्न कहते हैं, इस नलिका को कहते हैं शुक्रवाहिनी नलिका। हो गया। आगे आई, मादा जनन तंत्र के सचित्र वर्णन करें, यह भी 5 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए इसको भी देखिए और अच्छा से समझिए। देखिए मादा का जनन अंग नर के जनन अंग से काफी जटिल होता है। मादा जनन अंग का क्या होता है? काफी जटिल होता है। इसमें प्रमुख अंग पाए जाते हैं। यह मादा जनन अंग है, आप देख लीजिए, आप इसको भी बना सकते हैं बहुत ही इजी से। देखिए अंडाशय, इसमें सबसे पहले देखेंगे अंडाशय। यह मादा जनन का प्रथम लैंगिक जनन होता है, जिसकी संरचना अंडाकार होता है। देखिए अंडाशय जो होता है, ओवरी जिसको कहते हैं, यह भी एक जोड़ा होता है, इसको अंडाशय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के बाहरी परत एपिथेलियस उत्तक का बना होता है, जबकि अंदर वाला भाग संयोजी उत्तक का बना होता है, जिसे एस्ट्रोमा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा कहते हैं। अंडाशय का प्रमुख का अंडाणु का निर्माण करना। अंडाशय का प्रमुख काम क्या है? अंडाणु का निर्माण करना तथा हार्मोन का स्राव करना होता है। अब आइए फ्लोपियन नालिका या डिंबवाहिनी। डिंबवाहिनी क्या होता है यह देख लेते हैं। यह गर्भाशय के ठीक ऊपर अलग बलग भाग में स्थिर होता है। ये गर्भाशय के ठीक ऊपर अलग बलग भाग में होता है, यह देख लीजिए। तो फ्लोपियन नालिका एक, देखिए जिसकी संख्या 1 जोड़ा होता है। इसकी संख्या कितना होता है? 1 जोड़ा होता है। फ्लोपियन ट्यूब क्या होता है? 1 जोड़ा होता है। समझ में आ रहा है? यह अंडाशय है, यह जो है ये इसको कहते हैं। ये जो देख रहे हैं ना बाहरी भाग को, ये इसी बाहरी भाग को यहां से यहां तक को हम क्या कहेंगे? फ्लोपियन ट्यूब कहेंगे। यहां से यहां तक को हम कहेंगे फ्लोपियन ट्यूब, इसको अंडाशय कहेंगे। तो इस भाग को हम कहते हैं 2 जोड़ा होता है। समझ गए? 1 जोड़ा होता है, 2 जोड़ा में तो 4 हो जाएगा, 1 जोड़ा होता है। मादा का निषेचन क्रिया इसी भाग में समाप्त। निषेचन क्रिया कहाँ संपन्न होता है? ये इसी भाग में निषेचन क्रिया संपन्न होता है। जब पुरुष का क्या कहता है शुक्राणु यहाँ पर आता है तो मादा का यहाँ निषेचन होता है। यहाँ महिला का जो मादा भाग का जो अंडाणु है दोनों मिलता है तो अब निषेचन की क्रिया होती है। तो फ्लोपियन नालिका एक सिरा गर्भाशय के दीवार से जुड़ा होता है, जबकि दूसरा सिरा अंडाशय के बगल में उंगली नुमा संरचना बनाती है, जिससे झालर कहते हैं। इसके प्रमुख कार्य अंडाणु का पकड़ना है। इस झालर का काम क्या है? प्रमुख काम है अंडाणु को पकड़कर रखना है। यह बात आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरा बात समझिए, गर्भाशय, इसे बचदानी भी कहते हैं, जिसका संरचना मासल त्रिभुजाकार होता है। जिसका संरचना क्या होता है? त्रिभुजाकार होता है। देखते हैं यह है ना त्रिभुजाकार, दिख रहे हैं ना, यह है त्रिभुजाकार। इसको हम कहते हैं गर्भाशय भी कहते हैं, इसे बचदानी भी कहते हैं। इसका चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है, जिसको दोनों किनारे पर फ्लोपियन नालिका स्थित होती है। देखिए इसका चौड़ा भाग ऊपर है, इसके दोनों पर फ्लोपियन नालिका, यह जो फ्लोपियन नालिका इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ पर होता है। जबकि इसका निचला भाग संकरा होता है और निचला भाग संकरा होता है, जिसके पास गर्भाशय ग्रीवा होता है। इसके बीचों बीच एक छोटा छिद्र होता है, इसी छिद्र के सहारे शुक्राणु प्रवेश होता है। इसको बीचे बीच क्या होता है? एक छिद्र होता है, इसी छिद्र के सहारे शुक्राणु प्रवेश करती है, यहाँ अंडाणु में आकर निषेचन की क्रिया होती है।
फलोपन नालिका की लंबाई 10 सेंटीमीटर। फलोपन नालिका की लंबाई कितना होता है? 10। यहां से यहां तक लंबाई कितना है? 10 सेंटीमीटर होता है। मादा में निषेचन की क्रिया फलोपन नालिका में संपन्न होती है। निषेचन की क्रिया जो होती है यही नालिका में संपन्न हो जाती है। समझ गए? योनि क्या है अब समझ लीजिए थोड़ा सा। यह अंतिम ही भाग होगा, उसके बाद मानव का यानी मादा का जनन तंत्र का भाग खत्म हो जाएगा। यह मासल नलिका संरचना होता है, नलिकार संरचना होता है, नालिकार संरचना होती है, जिसकी औसतन लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। योनि का दीवार पेशीय उत्तक का बना होता है। याद रखेंगे, योनि का दीवार पेशीय उत्तक का बना होता है, जिस पर छोटी छोटी ग्रंथियां कहा जाता है, जिसे छोटी छोटी ग्रंथियां कहा जाता है, जिसे बल्बोरिथल ग्रंथि कहा जाता है। इससे चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है जो योनि को मुलायम रखता है। योनि को मुलायम रखने का काम कौन करता है? चिपचिपा पदार्थ जो स्रावित होता है बल्बोरिथल ग्रंथि से, उसे वही ही योनि को क्या करता है? मुलायम रखने का काम करता है। यह बात आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। अब हम मानव लिंग का निर्धारण कैसे होता है या अब हम आपको पहले भी बताए हैं, अभी भी बता देते हैं। देखिए, एक होता है नर युग्मन, एक होता है शुक्राणु कहिए या इसको कहिए आप कह सकते हैं जिसको कहते हैं लिंग हार्मोन कहिए। समझ गए? समानता 23 जोड़ी होते हैं। हार्मोन कितना होता है? गुणसूत्र कहिए। तो देखिए, नर गुणसूत्र कहिए और मादा गुणसूत्र कहिए। इधर लिखते हैं मादा गुण सूत्र। यह जो होता है ना, दोनों में 23 जोड़ा होता है, यानी 46 इधर भी होता है, 46 इधर। इसका 22 जोड़ा, इसका 22 जोड़ा, दोनों जो होता है हम बताए हुए हैं 22 जोड़ा गुणसूत्र एक समान होता है। महिला और पुरुष दोनों में एक समान होता है, जिसे ऑटोसम किया जाता है, जिसे हम ऑटोसम कहते हैं। महिला और पुरुष में दोनों सेम होता है, लेकिन इसका एक जोड़ा और इसका एक जोड़ा, यानी दो गुणसूत्र जो होता है वह लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। वह लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। पुरुष में जो होता है XY होता है और महिला में जो होता है यह लिंग गुणसूत्र XX होता है। अगर पुरुष का X और महिला का X अगर भाग ले लिया तो लड़की होता है, और पुरुष का Y और महिला का X अगर उससे निषेचन हो गया तो इसमें जब इसके जायगोट बन गया तो यह लड़का होगा। हर समय लड़का पर ही निर्भर करेगा कि लड़की होगा या लड़का होगा। महिला का कोई गलती नहीं रहता है। जब भी लड़का हो या लड़की हो, पुरुष के ये जो है गुणसूत्र उस पर निर्भर करता है। आप इतना बात समझ गए हैं तो यही लिखा हुआ है, या पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, मादा में गुणसूत्र को संरचना XX होता है, जबकि नर में XY होता है। ये देखिए, Y गुणसूत्र की अपेक्षा X गुणसूत्र को छड़ा होता है। यह छोड़िए, गुणसूत्र होता है। मादा का X गुणसूत्र और नर के X गुणसूत्र से मिलकर युग्मनज का जब निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण होता है, तो ये XX बनता है, जिसका जन्म लेने वाला बच्चा जो होता है लड़की होता है। उसी प्रकार से जब नर का Y गुणसूत्र और मादा का X गुणसूत्र से मिलकर युग्मनज का निर्माण होता है तो XY निर्माण होता है, तब जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होता है। अतः लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। इतना लिख दीजिएगा तो बस कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नीचा लिखा हुआ है, पुरुष के नसबंदी को वेस्कोटोमी कहते हैं और महिला के नसबंदी को ट्यूबकोटोमी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यह आप लोग याद रखेंगे। अगला आप देखिए,
अब देखेंगे जनन संचारित रोग क्या है, बहुत ही छोटा सा बच्चा है, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए जनन संचारित रोग क्या है, अनैतिक यौन संबंध यानी गलत ढंग से यौन संबंध बनाने के कारण जो रोग होता है उसे यौन संचारित रोग कहते हैं, जनन संचारित रोग कहते हैं। या जनन क्रिया के कारण जो रोग होता है उसे जनन संचारित रोग कहते हैं। जैसे कौन कौन रोग होता है, वायरस से होता है हर्बिस या एड्स होता है, बैक्टीरिया से होता है सिलिस होता है, गोनोरिया होता है, और प्रोटोजोआस होता है, टाइकोमोनियसिस होता है। यह सब याद रखेंगे। पूछेगा यौन जनन संक्रमित रोग कौन कौन है, तो बताइएगा हर्बिस, एड्स, सिफिलिस बोलिएगा, गोनोरिया बोलिएगा, ट्राइकोमोनियसिस बोलिएगा। अगर किसी को क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ करना होगा तो कहेगा कि यौन संचारित रोग प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है, तो कहेगा टाइकोमोनियसिस। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन यह रहेगा, मार दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अब आइए अंतिम में यह है कि जनन स्वास्थ्य क्या है, इसके प्रमुख पहलुओं को लिखें। तो देखिए जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य उन सभी पहलुओं से है जिसमें शरीर, भावनात्मक एवं सामाजिक स्वास्थ्य जुड़ा होता है, यहाँ जुड़ा होता है, जिसे जनन स्वास्थ्य कहा जाता है। जनन स्वास्थ्य के पहलू निम्नलिखित है। देखिए जनन स्वास्थ्य के क्या क्या पहलू है वह आप देखिए। जनन स्वास्थ्य आप समझ में आ गए। जनन स्वास्थ्य क्या है, वन सभी पहलुओं को जानना है जिससे कि कोई रोग ना हो। जनन करने सुरक्षित जनन करेंगे ताकि हम लोग समाज में विकास हो, अच्छे बच्चे जन्म हो, जिसको रोग मुक्त कहते हैं। तो देखिए इसका क्या क्या ध्यान रहना चाहिए। इसमें सभी विद्यालय में यौन शिक्षा देना चाहिए, यौन शिक्षा देना चाहिए जेकि जनन स्वास्थ्य बना रहे। किशोर और किशोरियों वर्ग के यौन संबंध एवं यौन संचारित रोगों के बारे में जानकारी देना जरूरी है ताकि जनन स्वास्थ्य बना रहे। मादा भ्रूण हत्या पर रोक लगाना चाहिए, यानी मादा को यानी लड़की को जो भ्रूण में जो हत्या कर दिया जाता है उस पर रोक लगाना चाहिए। इस पर तो सरकार कानून भी बना दिया गया है कि जाइएगा अल्ट्रासाउंड में लिखल रहता है यहाँ लिंग का परीक्षण नहीं किया जाता है। देखिए लिंग जांच का प्रतिबंध लगाना चाहिए, यह सब लगा हुआ है, यह आप लिख दीजिएगा। यह सब जनन स्वास्थ्य संबंधी पहलू है। तो खासकर किशोर और किशोरिया वर्ग में एड्स के बारे में विशेष जानकारी देना चाहिए, जो कि सुरक्षित यौन संबंध और सुरक्षित यौन संबंध से यह सब रोग होता है। तो और ये आपका यह अंतिम सवाल है और अंतिम के बाद यह चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा कि जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख विधियों का वर्णन करें। यह दूसरा विषय में भी पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ इसको याद रखेंगे। जनसंख्या को रोकथाम यानी जनसंख्या को कम कैसे किया जा सके, उसके लिए प्रमुख विधि क्या है बायोलॉजी में, यह आपको बताना है। देखिए रसायन विधि से जनसंख्या कम किया जा सकता है। इस विधि के तहत स्पर्मिसाइडल नामक रसायन का प्रयोग मादा के ग्रीवा में भाग में किया जाता है। इससे शुक्राणु नष्ट हो जाता है। जैसे ही शुक्राणु जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो निषेचन की क्रिया नहीं होगा। समझ गए। जैसे हो गया पर्निल, जेली, समझ गया, यह सब होता है। आगे आइए हार्मोनल विधि। हार्मोनल विधि क्या है कि दवाई खाकर, मालाडी जिसको कहते हैं, सहेली, यह सब क्या हार्मोनल विधि, गोलियां खाकर, जो गर्भ निरोधक गोलियां है वह खाकर अगर जनसंख्या नियंत्रण किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, हार्मोनल विधि कहेंगे। सर्जिकल विधि क्या होता है, ऑपरेशन करके। इस विधि के तहत पुरुष को नसबंदी करके किया जाता है जिसको बस्कोटोमी कहते हैं, और स्त्री को नसबंदी का ट्यूबकोटोमी कहा जाता है, जिसे फलोपियन नालिका को काट कर धागा को बांध दिया जाता है। इसमें क्या होता है, फलोपियन नालिका को ही काटकर धागा से बांध दिया जाता है, जिसे हम ट्यूबकोटोमी कहते हैं।
देखिए यांत्रिक विधि क्या है, यांत्रिक विधि भी देख लीजिए। आज के वर्तमान समय में स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग वैज्ञानिक तरीके से अंडाणु निषेचन को रोकने के लिए उपाय किया गया है, जिसमें पुरुष को बाजार में कंडोम उपलब्ध होता है। यह एक प्रकार का रबर की प्लास्टिक का होता है जिसे नर शिश्न भाग में लगाया जाता है, जबकि मादा के लिए कॉपर टी उपलब्ध है जो निषेचन क्रिया के रोकने का काम करता है। यह जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख विधि है। यह बायोलॉजी में इस प्रकार से बताएंगे, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट में जाएंगे तो वहां हम पढ़ेंगे शिक्षा में बढ़ाकर हम जनसंख्या को कम कर सकते हैं। अगर अशिक्षित रहेगा तो जनसंख्या ज्यादा रहेगा, शिक्षित व्यक्ति रहेगा तो हम जनसंख्या कम कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षित वाले व्यक्ति को अनुभव होता है कि उसको पढ़ाना लिखाना है तो कम बच्चा रहेगा तो सुखी परिवार होता है। लेकिन बायोलॉजी में आपका यह सब विधियां बताना है कि रासायनिक विधि से, हार्मोनल विधि से, सर्जिकल विधि से, यांत्रिक विधि से आप एक बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से याद हो जाएगा। इसी के साथ यह पूरा चैप्टर आपको जनन कैसे होता है समाप्त हो गया है। और दूसरा हम लोग आएंगे आनुवांशिकी पढ़ेंगे। और आज का यही आपका चैप्टर समाप्त करता हूं। जय हिंद।